प्री मैच्योर बेबी हुआ और यहाँ पे जो डॉक्टर पुनीत हैं उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया और आज मेरा बेबी डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत आनंद से आज मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा करिश्मा किया है। जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं और कम वजन वाले जो बेबी होते हैं, उस बेबी को इन्होंने नई ज़िंदगी दी है। जब भी बच्चा हमारे पास पैदा हुआ, इसका सिजेरियन हुआ, तो ये बच्चे ने सांस नहीं ली। ना बच्चे का दिल चल रहा था, ना बच्चे की सांसें चल रही थी। आर्टिफिशियल जो इसको ब्रीथिंग देते हैं वो हमने दिया बच्चे को। बच्चे की लाइफ को वापस लाने की कोशिश करी। एनआईसीयू में भी बच्चे की जो कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बच्चे का दिल बहुत ही मिनिमम चल रहा था, सांसें भी बहुत ही ना के बराबर चल रही थी। वेंटिलेटर पे डाला, उससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट तो नहीं अभी स्टार्ट हुई, बट हाँ जो बच्चे के हार्ट था वो उसने अपना थोड़ा सा काम करना शुरू किया और सांसें तो अभी भी ना के बराबर ही चल रही थी। जितना हमें चाहिए था वो उतना नहीं आ पाया, उतनी वैल्यूज नहीं गई उसकी। और लगभग 6 घंटे 7 घंटे के बाद बच्चे के जो कंडीशन फिर से डिटोरेट होनी शुरू हुई। मेरा बेबी प्री मैच्योर हुआ 7वें महीने में और यहाँ पे डॉक्टर पुनीत जो पीडियाट्रिक्स हैं, बच्चों के डॉक्टर, वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काफ़ी ट्रीट किया। स्टार्टिंग में जो है बेबी बहुत सिक था। क्रिटिकल बेबी होते हैं तो पेरेंट्स भी कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे को देख के, वो भी आस छोड़ बैठते हैं। वो भी थोड़ा डिमोटिवेटेड इसलिए थे क्योंकि उनकी फैमिली में भी कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले भी ऐसे केस हुआ था जिसको रेफ़र किया गया और वो अनलकीली वो सर्वाइव बच्चे नहीं कर पाए। ट्विंस बच्चे थे तो वो इसलिए भी वो डरे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। आज हम मौजूद हैं फोर्टिस कांगड़ा हॉस्पिटल में। यहां पे हम आपको बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत आनंद से आज मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा करिश्मा किया है। करिश्मा ऐसा है कि जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं और कम वज़न वाले जो बेबी होते हैं, उस बेबी को इन्होंने नई ज़िंदगी दी है। तो डॉक्टर पुनीत आनंद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे उस बेबी का ट्रीटमेंट किया और कैसे उसको नई ज़िंदगी दी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट। नमस्कार नमस्कार। अपने इस शो में मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बताइए कि ये जो प्री मैच्योर बेबी था, जो कम वज़न था, उसका काफ़ी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी, तो उसको आपने कैसे ट्रीटमेंट दिया और उसको नई ज़िंदगी कैसे दी? देखिए, आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो प्री मैच्योर बेबी था। अब ये जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, जो समय से पहले हो जाते हैं, इनको जब पैदा होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उसको ही हमने एक एक करके मैनेज किया और 40 दिन के बाद आप समझ सकते हैं कि 40 दिन वो बच्चा हमारे एनआईसीयू में था। हमारी टीम ने बहुत अच्छी उसकी केयर करी। उसको जो जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट थी वो हमने दिया और आफ्टर 40 डेज़ उसको हमने हेल्थी तरीके से विद वेट गेन, बच्चे का वज़न भी बढ़ा और जो प्री मैच्योरिटी थी वो उसको हमने ठीक किया। जो जो भी कॉम्प्लिकेशंस थी उसको हमने ठीक किया और 40 दिन के बाद हमने उसको डिस्चार्ज किया। अगर अब मैं उसको शुरू से बताऊं, जब डिलीवरी हुई, प्री मैच्योर बेबी था, समय से पहले था बच्चा जो डिलीवरी हुई। मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि जितने भी प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं उनको उनके लिए सबसे अच्छा जो एनआईसीयू रहता है, जितने भी बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा जो नवजात शिशु का आईसीयू होता है वो माँ की कोख रहती है, मदर वूम्स जिसको हम बोलते हैं। प्रेगनेंसी जितनी लेट तक हम कंटिन्यू करें, हमारा वही एक होना चाहिए, एक एम होना चाहिए। बट कुछ कारणवश जब ये बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं या वज़न अगर इनका जब कमज़ोर होता है तो उनको जो, जैसे मैंने पहले बताया कि दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और वो बर्थ के टाइम से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब ये बच्चा जो 7वें महीने पे प्रेगनेंसी में हमारे पास डिलीवर हुआ, सिजेरियन करना पड़ा इसका, इमरजेंसी सिजेरियन। और वज़न इसका बड़ा कमज़ोर निकला, 1 किलो 400 ग्राम था और 7वें महीने आप समझ सकते हैं, मतलब 28 हफ्ते पे बच्चा हमारे पास पैदा हुआ। जब 28 हफ्ते पे बच्चा जब पैदा होता है तो इनके एक तो फेफड़े इमेच्योर होते हैं, जो लंग्स होते हैं इमेच्योर होते हैं, हार्ट में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो आंतें हैं इनकी, जो इनका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो भी इमेच्योर रहता है। ब्रेन में ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें इन्फेक्शन के लड़ने की क्षमता बहुत ही मिनिमम होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इनको इन्फेक्शन से बचाना पड़ता है हमको। इनका शुगर हमें मॉनिटर करना पड़ता है, पीलिए से हमें इनका मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे हमने इसको जो केयर देनी थी वो दी। तो जब भी बच्चा हमारे पास पैदा हुआ, इसका सिजेरियन हुआ, तो ये बच्चे ने सांस नहीं ली।
ना बच्चे का दिल चल रहा था, ना बच्चे की सांसें चल रही थी एमरजेंसी जब ओटी रूम में। तो हमने इसको रिससिटेट किया। रिससिटेट का मतलब होता है कि जो हम आर्टिफिशियल जो इसको ब्रीथिंग देते हैं वो हमने दिया बच्चे को, बच्चे की लाइफ को वापस लाने की कोशिश करी। उसमें हमने बच्चे को इंटूबेट जो एक ट्यूब होती है, ईटी ट्यूब, जो हम लंग्स में डालते हैं और उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं, वो हमने इसको कम से कम आधा घंटा ओटी में दिया, ऑपरेशन थिएटर में, जो हमारा वहाँ पे जो डिलीवरी रूम है वहाँ पे दिया। और उसके बाद फिर हमने इसको अपने एनआईसीयू में शिफ्ट किया। एनआईसीयू में भी बच्चे की जो कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बच्चे का दिल बहुत ही मिनिमम चल रहा था, सांसें भी बहुत ही ना के बराबर चल रही थी। तो हमने इसको एक डिसीजन लिया कि हम इसको वेंटिलेटर पे डालेंगे। अब वेंटिलेटर पे डालने का मतलब कि बच्चा क्रिटिकल है और 28 हफ्ते का बच्चा और 1.4 केजी, उनके रिजर्व्स, जो बच्चे के अंदर की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक जो नॉर्मल जो हम प्रेगनेंसी बोलते हैं वो 37 हफ्ते के बाद हम डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि 9 महीने की प्रेगनेंसी। और एक नॉर्मल बच्चे का जो वज़न अमूमन होता है वो 2.5 किलो के आसपास होता है, 2.5 केजी। आजकल के जो हम क्राइटेरिया स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं कि आजकल के बच्चों का वज़न तो 2.5 किलो के भी ऊपर जा रहा है, पर अभी भी हम जो क्राइटेरिया जो मापदंड है हमारे लिए वो है 2.5 किलो ही है, 2.5 केजी है। तो इनका जो बर्थ वेट, जो पैदा होने पे जो वज़न हमारे पास निकला 1.4 केजी था। तो हमने इनको एक डिसीजन लिया कि हम इनको वेंटिलेटर पे डालेंगे बेबी को। तो वेंटिलेटर पे डाला, उससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट तो नहीं अभी स्टार्ट हुई, बट हाँ जो बच्चे के हार्ट था वो उसने अपना थोड़ा सा काम करना शुरू किया। और सांसें तो अभी भी ना के बराबर ही चल रही थी, क्योंकि वो जो अब वेंटिलेटर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। तो बच्चे की जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, आजकल तो हर पेरेंट या पेशेंट को पता होता है, आपके दर्शकों को पता ही होगा कि SpO2, कोविड के बाद तो सबको SpO2 का पता चल चुका है। वो होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो वो भी उसने धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू किया। बट जितना हमें चाहिए था वो उतना नहीं आ पाया, उतनी वैल्यूज़ नहीं गई उसकी। और लगभग 6 घंटे 7 घंटे के बाद बच्चे के जो कंडीशन फिर से डिटोरेट होनी शुरू की। तो फिर हमने एक और डिसीजन लिया कि अब हम इसको सरफेक्टेंट डालेंगे। अब सरफेक्टेंट एक दवाई होती है जिससे हम बच्चे के फेफड़े को थोड़ा मैच्योर करते हैं, फुलाते हैं, क्योंकि इनके जो लंग्स होते हैं इमेच्योर होते हैं, कोलैप्स होते हैं, उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी को दी जाए। तो जो सरफेक्टेंट जो एक दवाई होती है वो इन सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने की कोशिश करती है। कई बार हमने एनआईसी में देखा है कि बेबीज़ को 3 से 4 बार सरफेक्टेंट देने की ज़रूरत पड़ी और हमने यहाँ दिए भी हैं। यहाँ पे हमने एक बार इसको सरफेक्टेंट दिया और फिर हमने उसको वापस से वेंटिलेटर पे डाला और फिर हमने देखा कि बच्चे की इम्प्रूवमेंट शुरू हुई। इम्प्रूवमेंट मीन्स ऑक्सीजन की मात्रा इम्प्रूवमेंट शुरू हुई। जो हार्ट रेट बहुत तेज़ चल रहा था बच्चे की, वो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट शुरू होनी हुई और बच्चे की अपनी सांसें आना थोड़ी सी शुरू हुई। अब फिर हमने बच्चे की जो मॉनिटरिंग, इंटेंसिव मॉनिटरिंग यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई। इन्फेक्शन के लिए हमने बच्चे को एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छे से पूरा उसको कवर दे रखा था। और हम साथ के साथ बच्चे का जो हीमोग्लोबिन के जो ब्लड के जो पैरामीटर्स थे, उसमें हमारा हीमोग्लोबिन है, प्लेटलेट्स है, वो भी हम डेली मॉनिटर कर रहे थे। अब ऑब्वियसली हमें ये एक्सपेक्टेड था कि बच्चों को इन्फेक्शन है तो बच्चे को एनीमिया रहेगा, प्लेटलेट्स वो कम रहेंगे। तो हमने उसको डेली उसके मॉनिटर किए और पहले 7 से 10 दिन में हमने बच्चे को 3 WB रेड ब्लड सेल के जो होता है ट्रांसफ्यूजन, जो लाल खून का जो ट्रांसफ्यूजन होता है, खून का ट्रांसफ्यूजन वो दिया। और साथ के साथ हमने उसको 2 से 3 प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि प्लेटलेट उसके 35,000 तक आ चुके थे। एक जो नॉर्मल बच्चे में हमारे जो प्लेटलेट की जो संख्या होती है वो हमारी 1 लाख के ऊपर होनी चाहिए, न्यू बॉर्न्स में जो हम बोलते हैं। और हम इसको ज़्यादा नीचे नहीं देने जा सकते क्योंकि फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, खून बह सकता है बच्चों में, ब्लड में खून बह सकता है, और सॉरी ब्रेन में खून बह सकता है। तो हमने फिर उसको वो बढ़ाया ये करके, और तीसरे से चौथे दिन हमने बच्चे को वेंटिलेटर से रिमूव करने की कोशिश करी और हमारी टीम इसमें सफल रही। बट वेंटिलेटर से भी हमने इसको एकदम से नहीं निकाला। हमने इसको पहले CPAP मशीन पे डाला। CPAP भी एक आर्टिफिशियल ब्रीथिंग की मशीन होती है जिससे बच्चे को एक लंग्स में प्रेशर एडिक्वेट रहता है। वो भी हमने बच्चे को 2 से 3 दिन हमने CPAP मशीन पे रखा और फिर हमने ग्रेजुअली उससे भी वीन ऑफ मीन्स उससे भी हटाने की कोशिश करी, जिसमें भी हमारी टीम सफल रही। फिर हमने बच्चे को 10 से 15 दिन ऑक्सीजन पे ही रखा, क्योंकि जब भी हम उसकी ऑक्सीजन हटा रहे थे उसका जो ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में थी जिसको हम SpO2 हो रहे थे वो धीरे धीरे करके फॉल हो रही थी। तो हम ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे कि बच्चे को हाइपोक्सिया हो, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो। तो हमने ऑक्सीजन दी और वो भी हमने ग्रेजुअली करके वीन ऑफ करी, वो भी धीरे धीरे करके हटाया।
अब इन प्रीमेच्योर बच्चों में एक बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो हर एनआईसीयू फेस करता है कि ये कई बार सांस लेना भूल जाते हैं। इवन विदाउट ऑक्सीजन भी ये अपना सांस लेना भूल जाते हैं, क्योंकि ब्रेन की जो इनकी जो माइलिनेशन होती है, ब्रेन और लंग का जो कनेक्शन होता है, ब्रेन और फेफड़ों का जो कनेक्शन होता है वो पूरी तरह से एडिक्वेट नहीं होता है, वो कमज़ोर होता है। तो इसके लिए भी हमने इसको दवाई दी जिसको हम कैफ़ीन बोलते हैं, वो हमने इसको 10 दिन दवाई दी ताकि इसका जो ब्रेन और ऑक्सीजन, ब्रेन और लंग्स का जो कनेक्शन है या खुद की सांसें इसकी वो चलती रहें। और फिर हमने ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज़ पे इसकी फीडिंग शुरू करी। स्टार्टिंग में हमने ट्यूब फीड दिया बच्चे को। ट्यूब फीड देना भी आपस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी बहुत धीरे धीरे हम करके देते हैं, एकदम से बढ़ा नहीं सकते हैं। फिर हमने इसको कटोरी चम्मच पे लेके आए और फिर हमने लगभग 30 दिन के बाद बच्चे को माँ का दूध शुरू किया, जिसको हम ब्रेस्ट मिल्क बोलते हैं, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग शुरू की, जो बच्चे ने बहुत अच्छे से ली। फिर जो इसका 1.4 kg जो वेट था, वो हम इसकी डेली वेट मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, वो भी इसने बढ़ना शुरू हुआ। बीच बीच में बच्चे को जॉन्डिस हुआ था, उसके लिए भी हमने इसको फोटोथेरेपी, जो नीली लाइट जिसको हम एलईडी फोटोथेरेपी बोलते हैं, वो हमने दी। तो ये हमने एक सारांश में मैंने आपको बताया कि ये जो हाई रिस्क बच्चा हमारे पास आया था, जो 7वें महीने पे जो प्रेगनेंसी थी और लो बर्थ वेट, जो कमज़ोर बच्चा था, समय से पहले जो हुआ था, हमारी एनआईसी टीम ने कैसे पूरी अपनी मेहनत और हमारा जो कौशल है हमारे एनआईसी टीम का और जो डेडिकेशन है, इसमें एनआईसी जो हमारे जो नर्सिस हैं उनका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल वो प्ले करते हैं, क्योंकि हमेशा वो बच्चे के साथ रहती हैं, वो बच्चे की जो पैरामीटर्स है वो मॉनिटर करती हैं, फीडिंग वो करती हैं, पेरेंट्स को वो बिल्कुल मोटिवेट करके रखती हैं, उनको वो इन्वॉल्व करके रखती हैं। तो उनमें हमारी एनआईसी टीम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, नर्सों का रोल रहा, और हमने 40 दिन के बाद 100 सक्सेसफुली बच्चे को घर भेजा। मेरी 1 महीने पहले डिलीवरी हुई थी और मेरे को प्री मैच्योर बेबी हुआ। और यहाँ पे जो डॉक्टर पुनीत हैं और गायनोकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया और आज मेरा बेबी डिस्चार्ज हो रहा है। यहाँ का स्टाफ और हर फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ECHS और हिम केयर के हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में, यहाँ पे निकू की फैसिलिटी जो है बहुत अच्छी है। मेरा बेबी प्री मैच्योर हुआ 7वें महीने में, और यहाँ पे डॉक्टर पुनीत जो पीडियाट्रिक्स हैं, बच्चों के डॉक्टर, वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काफ़ी ट्रीट किया। स्टार्टिंग में जो है बेबी बहुत सिक था और यहाँ के स्टाफ ने और बाकी जो ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आपने जैसे बताया कि आपकी टीम का बहुत अहम रोल होता है इन सब चीज़ों में, तो जैसे आम तौर पे देखा जाता है कि कई जगह जैसे क्रिटिकल बच्चा होता है तो उसको तुरंत जो है रेफ़र कर दिया जाता है और पेरेंट्स भी हड़बड़ाए जाते हैं। तो आप ये बताइए कि इस बच्चे के पेरेंट्स को भी आप लोगों ने मोटिवेट किया ही होगा, हिम्मत बांधने की बात की होगी, हर चीज़ की होगी, और सबसे ख़ास बात यह है कि आपके इस फोर्टिस में NICU से लेकर बच्चे की सारी सुविधाएं हैं बच्चों को लेकर। तो उसके बारे में बताइए कि पेरेंट्स को आपने कैसे मोटिवेट किया और कैसे उनका भी ढांढस बता के रखा। बिल्कुल, नहीं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि जब बच्चा जब डिलीवरी हो जाती है टाइम से पहले, जो एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर बेबी होता है, जो क्रिटिकल बेबी होते हैं, तो पेरेंट्स भी कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे को देख के, वो भी आस छोड़ बैठते हैं। बट हमने उनको हमेशा मोटिवेट किया, हमारी टीम ने, मैंने, सब ने मिलकर उनको मोटिवेट किया कि जो भी बच्चे को जो ट्रीटमेंट मिल रही है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। आप किसी भी एनआईसी में जाएंगे, ये ट्रीटमेंट दी जाएगी, और हम भी वही करते रहे बच्चे के साथ, उनको मोटिवेट करते रहे, दिन ब दिन उनको प्रोत्साहन उनका करते रहे कि बच्चा, और उनको सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की जो दिन ब दिन और आप घंटे की जो कंडीशन थी, हम उनको बता रहे थे कि क्या और हम क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ और हम आगे क्या करेंगे। हम उनको एक एक प्रोसीजर का पता था, हमने उनको इन्वॉल्व करके रखा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी। फिर उन्होंने भी अपनी एक, क्योंकि वो भी थोड़ा डिमोटिवेटेड इसलिए थे क्योंकि उनकी फैमिली में भी कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले भी ऐसा एक केस हुआ था जिसको रेफ़र किया गया, और वो अनलकीली वो सर्वाइव बच्चे नहीं कर पाए, ट्विंस बच्चे थे, तो वो इसलिए भी वो डरे हुए थे। बट हमने उनको पूरा जितना मोटिवेट कर सकते थे, उनको जितना सपोर्ट दे सकते थे, इमोशनल सपोर्ट, वो हमारी टीम ने दिया। मदर जब बच्चे को साथ लेके बैठती थी तो हमारा जो एनआईसीयू स्टाफ था उनको एक एक चीज़ गाइड करता था कि बच्चे की हाइजीन, हमने अपनी हाइजीन तो इम्पॉर्टेंट है, बच्चे की हाइजीन हमें कैसे मेंटेन करके रखनी है, मिल्क एक्सप्रेस करके बच्चे को कैसे देना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें प्रीटर्म बच्चे के साथ लेते रहना चाहिए। तो ये देखिए, एक जब भी एक एनआईसीयू में एक सिक बच्चा आता है तो एक टीम वर्क बन जाता है, जिसमें डॉक्टर से लेके एनआईसीयू नर्स से लेके पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहती है।
तो जिसमें हम फैमिली सेंटर्ड ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, इसमें फैमिली को भी हम इन्वॉल्व करके रखते हैं। हमारे एनआईसीयू में बहुत इंपॉर्टेंट हमने रखा हुआ है कि पेरेंट्स को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, बच्चे की कंडीशन कैसी चल रही है वो उनको हम बता के रखते हैं। तो इनसे पेरेंट्स को भी धीरे धीरे करके हमारी टीम में ट्रस्ट डेवलप हुआ, उनको भी लगा कि बच्चे की जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट पॉसिबल दी जा रही है। और बच्चा जो जब पेरेंट्स के दिमाग में बात अच्छे से आ जाती है कि बेबी इज़ इन बेस्ट पॉसिबल हैंड्स, तो फिर जो हम बोलते हैं जो एंड रिजल्ट होता है वो अच्छा ही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे ये बताया इनके बारे में, अब ये जो आपने ट्रीटमेंट बच्चे का किया, बच्चे को ज़िंदगी दी है नहीं, उसके बाद से ही फोर्टिस हॉस्पिटल ने हिम केयर में भी इस एनआईसीयू वाले जो आपका ट्रीटमेंट है इसको मुफ्त सुविधा दे रहे हैं। इससे पहले भी जो है कई फोर्टिस में कई ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो मुफ्त चल रहे हैं हिम केयर में। तो अब ये डिसीज़न अब एक बार फिर लिया गया है कि जो है प्री मैच्योर बेबी के लिए भी हिम केयर में मुफ्त सुविधा मिलेगी। इसके बारे में कुछ बताइए। ये मैं तो ये कहूँगा कि ना प्रीमेच्योर बेबी के लिए, बट जो भी बच्चे हमारे एनआईसीयू में आएंगे, जो नवजात शिशु में के आईसीयू में जो आएंगे, जो हमारा जो एनआईसीयू जो है बच्चों को आईसीयू है जिसमें सिक्स बेडेड एनआईसीयू है, जो लेवल 3 एनआईसीयू है, उसमें हमने अब ये सुविधा फ्री मीन्स कैशलेस करी है। हिम केयर के अंदर, ईसीएचएस के अंदर तो पहले ही था वो, बट अब हमने हिम केयर के अंदर भी ले लिया है, क्योंकि हमने ये नोटिस किया था कि कई बार फाइनेंशियल जो इसके अभाव में, फाइनेंसिस के अभाव में कई बच्चे हमारे पास आ नहीं पा रहे थे जिनको एनआईसीयू की सुविधा की ज़रूरत थी। कई बार हमसे पूछते थे, बट बिकॉज अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है तो कुछ चार्जेस उनके लगते हैं, तो बेचारे हम ये नहीं चाहते थे कि किसी भी बच्चे को जो हमारा जो बेस्ट एनआईसीयू है, जो क्वालिटी केयर हम एनआईसीयू को देते हैं, उसका वो फैसिलिटीज़ ना मिले। तो ये सोच के फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमने बैठ के डिस्कस किया और हमने एक निर्णय लिया कि हम एनआईसीयू में भी हिम केयर लेंगे, क्योंकि टांडा, देखिए टांडा जो गवर्नमेंट हमारा मेडिकल कॉलेज है वो ओवरबर्डन है, ये सबको ही पता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिलीवरीज होती हैं और वहाँ पे भी 6 बेडेड एनआईसीयू है, तो उनका भी लोड कम करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय था, क्योंकि हम जो क्वालिटी केयर देंगे उससे हर बच्चे को, जो भी बच्चे को एनआईसीयू की सुविधा की चाहिए ज़रूरत होगी, उसको हम क्वालिटी केयर देंगे। मतलब सिंपल तौर पे कहा जाए तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो वो फोर्टिस आए, वहाँ पे सारा इलाज बच्चे का मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे ये 7 मंथ का जो प्रेगनेंसी का बच्चा था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है। मैंने आसपास के इस जो प्रदेश में सुना है कि कई बार उनको रेफ़र कर दिया जाता है पीजीआई या कई जगह रेफ़र कर दिया जाता है, बट हम तो कोशिश करते हैं कि जो मैक्सिमम जो पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है वो अपने ये एनआईसीयू में दें, बच्चे को रेफ़र करने की कोशिश ना पड़े। और हमने इस बच्चे के साथ भी यही किया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम लगभग यही करते आए हैं। मेरे को फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में लगभग 5 साल का अनुभव हो गया है, और ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को रेफ़र ना करें और जो बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट हम देते हैं वो हम अपने एनआईसीयू में दें बच्चे को। डॉक्टर पुनीत, आपने ये तो बताया, अब आप थोड़ा अपने अनुभव के बारे में भी बताइए। मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉक्टर पुनीत काफ़ी अनुभवी हैं इस फील्ड में, और जो है इन्होंने कई बड़े बड़े संस्थानों में काम किया है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, बाहर दिल्ली जैसे देश की राजधानी दिल्ली में भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में काम किया है। तो ये बताएंगे आपको कि इन्होंने और कैसे कहाँ कैसे कैसे केसेस देखे हैं और कहाँ काम किया है। बताइए डॉक्टर। तो आपने मेरा थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन आपने दे ही दिया। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत आनंद, जैसे अब स्टार्टिंग में आपने बता दिया था। और मेरी जो एमबीबीएस और जो एमडी पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई है वो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में बहुत ही नामी गिरामी हॉस्पिटल है। मैं दिल्ली में क्या कहूँ, पूरी इंडिया का ही वो नामी गिरामी हॉस्पिटल है, जो आपको पता है बहुत ही प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल है इंडिया का, सफदरजंग हॉस्पिटल। वहाँ से मेरी पढ़ाई है एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स की। उसके बाद जो मैंने 3 साल जो अपनी सीनियर रेजिडेंसी, वो भी एक बहुत ही इंडिया के प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल जो राम मनोहर लोहिया जो दिल्ली में है, वहाँ से मेरी एसआर की वो है मेरा जो एक्सपीरियंस है 3 साल का। उसके बाद मैंने देश के विभिन्न विभाग एरियाज़ के हॉस्पिटल्स, जैसे कि अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो एंड बीएल कपूर दिल्ली में जो है, ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो है फरीदाबाद में, वहाँ पे मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। और उसके बाद फिर मैंने कॉर्पोरेट में काम किया थोड़ा टाइम, सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च जो कि दिल्ली में है। वहाँ पे लगभग 1 से 1.5 साल मेरा एक्सपीरियंस रहा। और फिर मैंने यहाँ पे 5 साल पहले यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में ज्वाइन किया, और पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोलॉजी में काम कर रहा हूँ। और हमारा
यही मोटो रहता है कि हर बच्चे को बेस्ट पॉसिबल केयर दी जाए, बिकॉज एवरी बेबी मैटर्स। डॉक्टर पुनीत, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आम तौर पर बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको काफ़ी दुविधा होती है अपने बच्चों को लेकर। जैसे 1 से लेकर 3 साल का जो बच्चा होता है उसके खान पान से लेकर कई बीमारियां होती हैं, कई बार पेट ख़राब हो जाना, कई बार कई कई चीज़ें लग जाती हैं बच्चों को। तो आप ज़रा उनको बताइए पेरेंट्स को कि अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखें खान पान से लेकर, जैसे अभी मौसम भी बदल रहा है तो जैसे बीमारी से बचाएं, कैसे क्या क्या करें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं पेरेंट को हर जो मेरा ऐसे जो इंटरव्यू होता है, लाइव शो होता है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल हैं। रोल मॉडल पेरेंट्स का बनना बहुत ज़रूरी है। वो कई बार पेरेंट्स भूल जाते हैं कि बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप जो खा रहे हैं, आप अगर खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं तो वो बच्चा आपको देख रहा है, आप क्या चीज़ें खा रहे हैं वो बच्चा आपको देख रहा है, आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं वो बच्चा आपको देख रहा है। तो सबसे पहले तो एक रोल मॉडल बने। अगर आप हेल्थी डाइट लेंगे, अगर आप गुड जो एक पूरा जो न्यूट्रिशन है वो लेंगे, जंक फूड को अवॉइड करेंगे। हमें जंक फूड पता ही है, पिज़्ज़ा, जो आजकल जो बाहरी जो पदार्थ जो बढ़ रहे हैं, आजकल पैकेट्स फूड्स ज़्यादा खिलाया जा रहा है बच्चों को, जैसे जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हो गया जो भी, तो क्या पेरेंट्स को खिलाना चाहिए सब? बिल्कुल नहीं। ये तो प्रोसेस फूड्स हैं, पैकेज फूड्स हैं, इनसे तो पेरेंट्स को हरगिज़ परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे जो ऐसे जो एडिड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बच्चे की जो हेल्थ को है ना वो ख़राब कर सकते हैं। हमारे पास डेली ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं कि बच्चे को डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो रही है ना, या उसका जो हाजमा जो डाइजेशन है वो गड़बड़ा जाता है। तो ये जो पैकेज फूड्स हैं, जो प्रोसेस फूड्स हैं, इनको हमें बिल्कुल बच्चे को अवॉइड करना चाहिए। और जितना हो सके कि घर का खाना जो अगर आप देंगे बच्चे को विदाउट स्क्रीन टाइम। आजकल पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन होता है कि वो मोबाइल दिखाते हुए बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि मोबाइल देख के खा रहा है बच्चा तो चलो प्लेट तो उसने ख़त्म कर ली। और उनको ये समझना है कि जो उसने खाया है वो मोबाइल के उसमें इन्फ्लुएंस में होके खाया है। उसको ये नहीं पता कि आपने क्या खिलाया, उसको ये नहीं पता कि उसने कितना खाया, और उसको ये नहीं पता कि क्या खाया उसने, है ना, टेस्ट कैसा था। अगर आपको टेस्ट डेवलप करना है तो आपको बच्चे के साथ पेशेंट होना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ती है बच्चे के लिए, क्योंकि कई बार बच्चे को खाना खिलाते खिलाते आधा घंटा भी लगता है। बट आजकल की बिजी ज़िंदगी में कोई भी किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि बच्चे के साथ वो आधा घंटा या 1 घंटा स्पेंड करे। तो बच्चे के साथ टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके जो टेस्ट की चीज़ें हैं, जो उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो उसको फेवरेट चीज़ें हैं वो तो बना के दें, बट साथ के साथ उसके वैरायटी खिलाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं, ये जो जंक फूड है, जो पेप्सी कोला, जितने भी हमारे डब्बे वाले जूसेस, आजकल पेरेंट्स का बहुत रहता है कि बच्चा कुछ खाता नहीं है तो हम क्या डब्बे वाले जूसेस जो हम दे सकते हैं। तो मेरा ये भी उनको कहना है कि ऑब्वियसली ये भी नुकसान करते ही हैं, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारे एडिड प्रोडक्ट्स होते हैं। शुगर बहुत ज़्यादा होता है आजकल, हम देख रहे हैं बच्चों में भी डायबिटीज़ और ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो क्योंकि इनमें शुगर ज़्यादा होता है तो बच्चे का वेट गेन, या दांतों में जो कैरीज, दांतों में जो कीड़े लगना, वो भी इनसे प्रॉब्लम बढ़ती हैं। घर पे फ्रूट्स जो होते हैं या घर पे जूसेस आप निकाल के बच्चे को दे सकते हैं। और बिल्कुल जो अगर आपने भी खाना है तो हेल्थी फूड लें, क्योंकि आप रोल मॉडल है बच्चे के। आप जैसी जो सुविधाएं बच्चे को देंगे, आप जैसा आप जो हैबिट्स अपनाएंगे वही बच्चा भी अपनाएगा। डॉक्टर पुनीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, NICU की सुविधा हिम केयर में आपको फोर्टिस हॉस्पिटल में मिल रही है। इसके अलावा भी कई सारी सुविधाएं हैं।